तो रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर बहुत कुछ बदल गया है। दोनों देशों ने अपनी वॉर रणनीति बदल दी है। हमले का मोड बदल चुका है। अब हमले पहले के मुकाबले अधिक टारगेटेड हो रहे हैं और ज्यादा लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड करके किए जा रहे हैं। हर हमले के पीछे दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। यानी कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी। काकोका डैम पर हमले को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उससे हुई तबाही अभी भी इंसानों पर कहर ढा रही है। कम से कम 50,000 लोग इस वक्त संकट में फंसे हुए हैं। हम काकोका डैम ब्लास्ट के बाद की स्थिति से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपको देंगे। और इस बीच नाटो ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल के लिए कमर कस ली है। रूस की दहलीज पर हो रही इस ड्रिल के मायने क्या हैं और इसका वॉर पर कितना असर हो सकता है, ये हम अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और इस बीच बेलारूस में रूसी एटमी तैनाती की तारीख भी अब सामने आ चुकी है। हम इस बुलेटिन में आपको वो तारीख भी बताएंगे, साथ ही समझेंगे कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती से पश्चिम और खास तौर से अमेरिका किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर का रुख करेंगे। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला हुआ है। ओडेसा में रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले। रूसी अटैक से ओडेसा के कई बिल्डिंग्स में आग लगी है। ओडेसा समेत कई शहरों में एयर अलर्ट जारी किया गया है। तो ओडेसा में रूस की तरफ से ये फ्रेश अटैक किए गए हैं और इसको देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन के इलाकों पर हमला कर रहा है। खासकर ओडेसा पर शुरू से ही रूस की नजर रही है। रूस का नियंत्रण भी एक तरीके से युद्ध के शुरुआती समय में ही ओडेसा के पोर्ट की तरफ हो गया था। एक बार फिर से ये अटैक देखने को मिल रहा है। तो ओडेसा में अटैक हुआ है। आइए अब मायने समझते हैं कि ओडेसा क्या अगला टारगेट है। ओडेसा में अंधाधुंध अटैक हुआ है। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। ओडेसा में अंधाधुंध अटैक क्यों हुआ? कम से कम 6 बड़े धमाके यहां पर हुए हैं। रूस की ओर से अंधाधुंध शेलिंग की गई। इसके अलावा यूक्रेनी मिलिट्री वेयरहाउस टारगेट पर थे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव एकदम से हो गए। अभी भी शहर में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सायरन बज रहे हैं। ओडेसा जो कि बंदरगाह वाला इलाका है, यहाँ पर और ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन पर है इस वक्त रूस। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर पीके घोष जी हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। महेश सचदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या अब बाखमुत के बाद और जयपुरिजिया के बाद, जयपुरिजिया पर तो अभी भी खतरा मंडरा रहा है, ओडेसा इज द नेक्स्ट टारगेट? एकदम। देखिए, जो रूस की स्ट्रेटजी मैं समझ रहा हूँ कि रूस यूक्रेन का पहले ईस्टर्न फ्लैंक को सिक्योर किया कि रूस के हित में। उसने चारों जगह ज़पोरिजिया, फिर वो चारों जगह अपना ले लिया, और जिसमें रशियंस का मेजॉरिटी है पॉपुलेशन का। उसके बाद क्रीमिया उसके पास है ही। तो यदि वो ओडेसा पे कंसंट्रेट करके ओडेसा पोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है तो उसको कई मिलिट्री एडवांटेज या इकोनॉमिक एडवांटेज उसको होंगे, और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज यूक्रेन का होगा। पहली बात कि एक्सेस, यूक्रेन का एक्सेस सी पे बंद होगा। दूसरा, इकोनॉमी, यूक्रेन की इकोनॉमी और तबाह होगी। तीसरा कि अब रूस अपने जो नेवल शिप्स है, जो सेकेंड प्लेटफॉर्म है, एक तो ग्राउंड हुआ, पानी हुआ और आकाश हुआ, तो जो सेकंड प्लेटफॉर्म है उस पर उसकी शक्ति बढ़ेगी। आपको इस तरह से देखना है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि कोकोआ में जिस तरह से डैम ब्लास्ट किया गया है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसकी तबाही बहुत ही भयंकर रूप लेगी। अब सवाल पैदा होता है, दो ही कंटीजेंसी है, क्या यूक्रेन ने ऐसा किया या क्या रूस ने किया? मुझे नहीं लगता यूक्रेन ने किया, क्योंकि ये सेल्फ गोल होगा, वो करेगा नहीं। तो क्या रूस ने किया है? रूस डिनाई कर रहा है। लेकिन जो स्थिति सामने आ रही है वो लगता है कि रूस ने किया है। लेकिन रूस ने किया है तो किया है कैसे? क्या मिसाइल सिस्टम से किया है या साबोटाज केस किया है? सब मिसाइल सिस्टम होता तो इसके रडार पिकअप करते, यूक्रेन के अमेरिकन रडार पिकअप करते, कम्युनिकेशन सैटेलाइट पिकअप करते। बिल्कुल, अभी तो वैसे सभी डिनायल मोड में है, लेकिन इतना तो तय है कि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर रेडिएशन फैलता है तो कई के लिए खतरा है, सिर्फ यूक्रेन या रूस के लिए नहीं। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें। काकोका डैम के पास भारी तबाही की खबर है। ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। पानी में डूबे दिख रहे हैं कई गांव। लोगों को निकालने का काम भी यहां पर चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और
एक आंकड़ा तो यह भी बता रहा है कि करीब 50,000 लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित हैं। उनको निकालने में एक बड़ी चुनौती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो स्थिति है, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पानी चारों तरफ फैलता जा रहा है इस डैम के टूटने के बाद से, और ऐसे में लोगों को निकालना, वहां से रेस्क्यू करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ये फ्रेश तस्वीरें सामने आई हैं। अब हम आपको दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डैम पर अटैक के बाद जो स्थिति पैदा हुई। अब देखिए पूरे इलाके में जल भराव हो गया और दूसरी तरफ यहां से लोगों को निकालने की कोशिश भी जारी है। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को यहां से निकाला जा रहा है वो आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हजारों वर्ग किलोमीटर इलाके में पानी भर चुका है और 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। तो कखोवका के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कखोवका डैम के पानी से संकट बढ़ गया है। डैम तबाह होने से खतरे में है। करीब 50,000 लोग रेस्क्यू कर दिन रात निकाले जा रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया है। जलमग्न हो गए पूरे इलाके। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कखोवका डैम को लेकर। दोनों ने एक दूसरे पर डैम उड़ाने के आरोप लगाए हैं। कोई भी इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है कि किसने ये हमला किया है, लेकिन नुकसान हुआ है, यूक्रेन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन में जब हमला किया गया कखोवका डैम पे, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जिस तरह से रूस हमले को अंजाम दे रहा है वो अच्छा नहीं होगा, आगे परिणाम ज़्यादा और डिजास्टर्स हो सकते हैं। लेकिन रूस इस बात के डिनायल मोड पर है कि उसने नहीं किया ये, लेकिन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब हम आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं कि किस तरह से ये इलाके जलमग्न हो गए। डैम ब्लास्ट से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हमारे सामने आए हैं, उन पर बात करते हैं। डैम ब्लास्ट हुआ, खतरे में अब 50,000 जाने हैं। आपको बता दें बिग वॉल के जरिए डिटेल्स, 30 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। 2000 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ चुके हैं इस पानी की वजह से। 10,000 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है वो खराब होती जा रही है और कखोवका डैम का पानी हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुका है और उन लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये क्रेमलिन से भी बहुत करीब है। करीब 50,000 लोग डैम से निकले पानी में फंस चुके हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। यूक्रेन और रूस की सेनाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दोनों सेनाएं अपने कब्जे वाले हिस्से में रेस्क्यू कर रही हैं। अब दोनों सेनाएं वहां पर मौजूद है, रूस की भी सेना और यूक्रेन की भी सेना। हजारों लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं है। इलाके में 30 गांव कस्बों के हजारों घर डूबे हुए हैं। ये घर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन डूब गई है। तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर ये जो इलाका है वो तबाह हो रहा है। और कुछ और अपडेट है इसी से जुड़ी हुई, रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल निधि, और देखिए अब देखते हैं कि डैम टूटने से यूक्रेन के सैन्य एक्शन पर क्या असर पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, यह भी हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो यूक्रेन की सैन्य प्लानिंग थी उस पर असर पड़ा है। तो यूक्रेन के मंसूबों पर पानी, जी हां, इलाके में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है और डोनेट्स्क, खरसोन पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए थे। कई जगहों पर रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा था। अब बांध टूटने से रोड और ब्रिज में पानी भर गया है, इलाका डूब गया है। यूक्रेन के लिए मिलिट्री ऑपरेशन आसान नहीं रह गया है, मूवमेंट आसान नहीं रह गया है। बांध के टूटने से यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है, यह साफ तौर पे दिख रहा है। घोष सर, ये जो चीज नजर आ रही है, अब ये क्यों ना कहा जाए कि भाई ये रूस की ही योजना है। अगर एक काउंटर ऑफेंसिव चल रहा था, यूक्रेन को उसमें बढ़त मिल रही थी, तो अपनी ही मिलिट्री स्पीड को रोकने के लिए भला खुद क्यों हमला कराएगा यूक्रेन? देखिए, मैं बता दूं कि 3 हाइपोथेसिस हैं ये डैम के बारे में। एक, जैसे आपने कहा, लोग कह रहे हैं कि रूस ने इसको तोड़ा है, इसको सबोटाज किया है। दूसरा, यूक्रेन ने मिसाइल के माध्यम से इसको तोड़ा है, इस डैम को। तीसरा है कि ये एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट था जो डैम में था, क्योंकि मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा था, रूस के अंडर था ये, उन्होंने मेंटेनेंस ठीक नहीं किया था और ये टूट गया है। अभी एक एक करके ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि रूस ने इस डैम को अगर तोड़ा है, उन्होंने देखा है कि एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है इस डैम के। जो सैटेलाइट फोटोज़ हैं वो दिखा रहे हैं एक छोटा सा ब्लास्ट, लेकिन वो इतना बड़ा ब्लास्ट भी नहीं है कि इतना बड़ा डैम टूट जाएगा, लेकिन ये एक है ब्लास्ट। और उससे क्या हुआ है, 3 जगहों पे पानी भरा है। एक, खरसोन, ज़ापोरिज़िया और डोनेट्स्क की जगहों पे पानी भर गया है। जो
यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इतना जो हो रहा था उस पे एक बाधा पड़ेगा। वहां तक तो काउंटर ऑफेंसिव पहुंचा भी नहीं था। नहीं, वो पूरे एरिया पे, क्योंकि लोग वहां पर फिर आ जाएंगे और वो एक डाइवर्जन की तरफ से होगा। और फिर ज़पोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पे भी अफेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, अगर यूक्रेन इसे करता है तो किससे करेगा? एक मिसाइल से। लेकिन मिसाइल जो होगा वो बहुत ही मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है सर, जल्दी से तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट स्ट्रक्चरल लोग कहते हैं कि ये शायद ना हो। लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल, अगर रूस के कब्जे में था तो रूस इतनी जिम्मेदारी तो निभाता कि स्ट्रक्चरली उसे इतना मेंटेन रखता कि उसके ऊपर इल्जाम ना लगे। और देखिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, वॉर जोन से। जुलाई में बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती, बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। पुतिन ने खुद दी इस सनसनीखेज खबर की जानकारी। पुतिन के एक्शन से बढ़ सकता है तनाव, तो पुतिन ने इसकी खुद जानकारी दी है। और जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि जून से जुलाई तक जो एक न्यूक्लियर टेंशन है इस पूरे जोन में, वॉर जोन से लेकर यूरोपियन कंट्रीज तक, वो बढ़ सकता है। लगातार एक बटन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन, और ये क्या कोशिश है ये भी हमें समझना होगा। क्या ये अमेरिका पर, यूरोपियन कंट्रीज पर दबाव बनाने का प्रयास है, लगातार उनको डराने धमकाने का प्रयास है? क्योंकि बेलारूस के साथ जो भी डील हुई है उसमें पुतिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस में एटमी तैनाती को लेकर और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से देखते हैं। जुलाई में बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर देगा रूस, यानी जुलाई की तारीख तय हो गई है। 7 से 8 जुलाई तक बेलारूस में एटमी हथियारों के लिए स्टोरेज बनकर तैयार है। और लुकाशेंको से पुतिन ने कहा सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा है। पुतिन की तरफ से कहा गया कि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से है। रूस देश के बाहर पहली बार अपने एटमी हथियारों की तैनाती करेगा, यह पहला मौका होगा। अमेरिका ने कई यूरोपीय देशों में एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका उस पैटर्न को पहले ही फॉलो कर रहा है। पुतिन का तर्क है कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो रूस क्यों नहीं? जस्टिफाई करते हुए पुतिन दिख रहे हैं और वो रीजन भी दे रहे हैं कि अमेरिका कर चुका है तो हम भी कर सकते हैं। सचदेव सर, एक तरीके से ये आर्गुमेंट अपने आप में वैलिड तो दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थ्रेट भी है वर्ल्ड पीस के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, क्योंकि आज बेलारूस है, कल ईरान हो सकता है, कल कोई और देश हो सकता है। आप सही कह रहे हैं, ये एक नया इपोक शुरू हो रहा है इससे। और आपको बताना होगा कि बेलारूस का महत्व क्या है जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रैटेजिकली। बेलारूस का बॉर्डर यूक्रेन के साथ है और बेलारूस का बॉर्डर 3 नाटो देशों के साथ भी है, पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया। और ये तीनों वल्नरेबल हैं और काफ़ी एक्टिव हैं यूक्रेन को हेल्प करने में, उसकी मदद करने में। तो उनके ऊपर कुछ इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है और यूक्रेन के ऊपर भी इसका प्रेशर रहेगा कि टैक्टिकल मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ठीक, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मैं आऊँगी घोष सर आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच ले लें, किस तरह से ये जो स्थिति है और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। इस बीच थोड़ी देर पहले अमेरिका ने रूस के बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर बयान दे दिया है। देखिए, अमेरिका रिएक्ट कर रहा है। बेलारूस में एटमी तैनाती पर हमारी नज़र है, ये यूएस का कहना है। रूस का ये कदम खतरनाक है, ये भी यूएस का कहना है। उम्मीद है कि रूस इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। अब अमेरिका ये उम्मीद जता रहा है कि इसका इस्तेमाल रूस की ओर से नहीं होगा। ये सिर्फ एक और रूसी गैर जिम्मेदार बयानबाजी है। ये भी कहा गया है, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने ये कहा है। अगली बड़ी खबर, कुपियांस्क में रूस का बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन। यूक्रेनी सेना के छिपने के ठिकानों पर हमले किए गए। यूक्रेनी पोजीशन पर एमएलआरएस से ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक। रूसी अटैक में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है ये वीडियो। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूसी पैराट्रूपर्स का जबरदस्त हमला सामने आया है। एटीजीएम से यूक्रेनी फोर्स पर अटैक किया गया। जबरदस्त फायरिंग करते दिखे रूसी सैनिक, यूक्रेनी पिकअप ट्रक को उड़ा दिया। तस्वीरें देखिए।
सिन्हा सर, ये जो कदम उठाया जा रहा है, क्या यही काउंटर ऑफेंसिव जो बार बार ये बात सामने आ रही है और जुलाई की जो तारीख सामने आ रही है कि टैक्टिकल वेपन तैयार होंगे, पूरी तरह से तैनात होंगे बेलारूस में, बेलारूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है रूस के साथ, ये क्या संकेत दे रहा है? आगे युद्ध और ज्यादा आक्रामकता की तरफ बढ़ेगा, भीषणता की तरफ बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखो, ऐसा है कि रूस के दो फ्रंट पे उसने न्यूक्लियर वॉर की नौबत आएगी। जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है तो एक कंटिजेंसी, वो एक संदेश दे रहा है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी अपनी बैटल रीडिंग है कि न्यूक्लियर का ऑप्शन नहीं लेगा रूस। यदि न्यूक्लियर ऑप्शन लेता है तो इसके बहुत भयंकर अंजाम होंगे। वो रूस को भी इस बात का पता है, लेकिन मरता क्या न करता। अब जैसे ये जो खुखवा में जो डैम यदि रूस ने तोड़ा है तो इसका क्या मतलब है, कितनी तबाही है। आप देखिए कि पेंडेमिक होगा, जो ऑफेंसिव, चाहे रूस का ऑफेंसिव हो चाहे यूक्रेन का ऑफेंसिव है, वो अफेक्ट होगा। मोबिलिटी नहीं होगी, आपका लॉजिस्टिक जो सप्लाई लाइन है वो अफेक्ट होगा। एक्सेप्ट फॉर एम्फीबियस टैंक्स बाकी कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ऑपरेशन स्टैंड स्टिल हो जाता है। ऑपरेशन तो एक यहाँ तो एक ये पंगा ये हुआ। दूसरी बात है कि बेलारूस में जब TNW डिप्लॉय हो रहे हैं तो संदेश है कि हम तो न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए तैयार हैं, चला सकते हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये संदेश देना रूस के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पोलैंड से मैक्सिमम इक्विपमेंट नाटो का तो रिएक्ट कर दिया। लेकिन सिन्हा सर, ये आपकी बात को अगर अग्री भी कर लिया जाए तो घोष सर, एक चीज तो दिख रही है कि थोड़े समय पहले ये कहा जा रहा था कि धीरे धीरे यूक्रेन के पास एम्युनिशन, बैकअप सब खत्म हो गया। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हम काउंटर ऑफेंसिव देख रहे हैं, ये जो अग्रेसिव अटैक और अप्रोच देख रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस का, ये तो बता रहा है कि लंबी तैयारी करके बैठा है यूक्रेन को बार बार ये नाटो के जो जितने भी देश हैं वो सहायता कर रहा है। और ये मीडिया आज भी $2.1 बिलियन मदद का ऐलान किया गया। एग्जैक्टली, तो बार बार, और उनके लोग भी वहां पर लड़ रहे हैं, ये मीडिया में नहीं आ रहा। एक और बात, मीडिया में बार बार ये आ रहा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, विध्वंस हो जाएगा। मैं दो प्रश्न पूछता हूं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसका मतलब है कि वो सब किलोटन वेपन्स हैं जो एक छोटे से एरिया में इफेक्ट होंगे। आजकल मेरे ख्याल में वो 2 या 3 किलोटन के भी वेपन्स होते हैं। तो रूस जो बेलारूस में ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा, जो उसके अंदर कमांड है वो बेलारूस को नहीं दे रहा उसका कमांड। बिल्कुल। वो अगर इस्तेमाल करता है एक भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, यानी कि नाटो की ओर से, दूसरे देशों की ओर से, इट्स अ न्यूक्लियर वॉर। वेपन तो रखे गए हैं, लेकिन बटन पुतिन के पास ही रहेगा हमेशा, जो और दूरगामी है, उसका फैसला ज्यादा भयंकर होंगे। भले ही छोटे से इलाके में इस वेपन को चलाया जाना, बेशक ये कदम उठाना हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। एक और बड़ी खबर, महायुद्ध की तैयारी में जुटे पश्चिमी देश। 12 जून से नेटो इतिहास की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल होने जा रही है। बाल्टिक सागर में होगी नेटो की ये ड्रिल में 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स होंगे, 10,000 सैनिक होंगे। नेटो पूरी तरह से फाइटर मोड पर उतरेगा। ड्रिल का नाम दिया गया है एयर डिफेंडर 2023, और इसी ड्रिल के सहारे ये बताया जा रहा है कि नेटो जो है वो अपनी तैयारियों को धार दे रहा है कि अगर नौबत आ गई नेटो के इस युद्ध में उतरने की, तो वो डायरेक्ट इसी तरह से हमलावर होगा। और ये वॉर ड्रिल किस तरह की है, कितने जेट्स होंगे, कितने फाइटर जेट्स होंगे, क्या कुछ तैयारी, विध्वंसक तैयारी नेटो की तरफ से होगी, आइए हम आपको बताते हैं। 12 जून से नेटो अपनी ताकत दिखाएगा, ये शक्ति प्रदर्शन होगा। और इसी ड्रिल के बारे में आइए जल्दी से और जान लेते हैं। एयर डिफेंडर 2023 इस ड्रिल को नाम दिया गया है। बिग वॉल के जरिए आइए डिटेल्स आपको बताते हैं कि ये कैसी ड्रिल है, ड्रिल में कौन कौन शामिल हो रहा है। 25 देश शामिल हो रहे हैं। कुल फाइटर जेट्स 220 फाइटर जेट शामिल हो रहे हैं। कुल फाइटर जेट्स आपको हम बता रहे हैं, और एयर वॉरियर्स जो हैं वो 10,000 मिलकर इस वॉर ड्रिल को अंजाम देंगे। ड्रिल में खास क्या है, अपने एयर स्पेस की सुरक्षा करना है। ये तमाम देश जुटेंगे और अपने एयर स्पेस की सुरक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे, कमांड करेंगे और कंट्रोल करेंगे, और किस तरह से तैयारी होनी चाहिए उस पर ध्यान देंगे, रणनीति बनाएंगे। दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर हमला करेंगे, ये भी बात सामने आई है। आसमान में जेट की रिफ्यूलिंग की जा सकेगी, ये भी कारनामा किया जा सकेगा। तमाम तरह के वॉर एक्शन नजर आएंगे इस ड्रिल में, जो 25
देश मिलकर कर रहे हैं। अब पश्चिम का मंसूबा क्या है? देखिए, वेस्ट कंट्रीज का मंशा क्या है, ये जानना जरूरी है। रूस और चीन को सामरिक संदेश देना, सीधा और सटीक संदेश देना। मैं सचदेव सर आपके पास आ रही हूं। ये जो वॉर ड्रिल है, ये बताया जा रहा है कि नेटो अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक जो नज़ारा है वो दुनिया के सामने रखेगा, लेकिन इससे सीधा संदेश चीन को है। पश्चिम एक खास मैसेज के साथ इस ड्रिल को कर रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आर्कटिक सी का इस्तेमाल अब व्यापार के लिए होने लगा है और चीन इस सागर का इस्तेमाल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए शुरू कर रहा है। और इस जगह पर एक चोक पॉइंट बनाने का अगर बाल्टिक सी में कुछ प्रयोजन है तो वो इस एक्सरसाइज से जाहिर होगा। अपार्ट फ्रॉम रूस के लिए जो ये ख़तरा दिखा रहे हैं उसको देख करके। बिल्कुल, और बिल्कुल ये स्थिति तो है ही, लेकिन ये वॉर ड्रिल जो चल रही है, और इसके पहले हमने सिन्हा सर एक नहीं कई वॉर ड्रिल्स देखी हैं। आप इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ज़रा डिफाइन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि एक एक्चुअल वॉर चल रहा है, नाटो उसमें डायरेक्टली घुसना नहीं चाहता लेकिन बड़ी बड़ी वॉर ड्रिल्स कर रहा है, ये इसको इन डॉट्स को कैसे लिंक कर रहे हैं आप? बहुत सिंपल है। जिस तरह से ये वॉर ड्रिल कर रहे हैं, वॉर ड्रिल क्यों किया जाता है? वॉर ड्रिल किया जाता है कि आप एक ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, कंटीजेंसी प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कंटीजेंसी हो सकता है, उसके लिए रिहर्सल करने का प्रयास होता है। वो रिहर्सल में बहुत कुछ इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन। नहीं, ये प्लानिंग है या फिर युद्ध में उतरने? होल्ड ये है, दिख रहा है कि युद्ध में उतरेंगे आज, नहीं तो ये एक्चुअल कंडक्ट के पहले ये प्रिपरेटरी फेज है। कोई भी आर्म फोर्सेस हम लोग को सिखाया जाता है, एक होता है प्लानिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, फिर एक्चुअल। ये जो प्रिपरेटरी फेज है उस पर कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसको कवर कराए, क्योंकि एक बार जब रिहर्सल आप कर लेते हो तो फाइन ट्यूनिंग हो जाता है। अब 25 देश आप बता रहे हो, 25 देश के सेना में फाइन ट्यून करना, कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है, और यही शायद कोऑर्डिनेशन के लिए ही इतनी बड़ी वॉर ड्रिल की जा रही है, ताकि आइए सब देश मिलकर वॉर ड्रिल करेंगे और फिर रूस पर हमलावर होंगे। बाल्टिक में रूस ने शुरू किया है अपना ड्रिल, और नाटो ड्रिल के एक दिन बाद ये ड्रिल शुरू की गई। नाटो भी जिस तरीके से ड्रिल कर रहा है, एक तरीके से अपने शक्ति को बार बार दिखाकर रूस को कहीं ना कहीं इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी बार बार अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी स्थिति में कम नहीं है। आइए इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पूरी वॉर ड्रिल चल रही है, रूस किस तरीके से अपनी ताकत को दिखा रहा है यूरोपीय कंट्रीज को, नाटो कंट्रीज को। और एक बात तो तय है कि जिस तरीके से वॉर ड्रिल के माध्यम से स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, ये जैसा कि सिन्हा सर कह रहे थे कि ये युद्ध में कूदने से, यानी कि सीधी टक्कर से ठीक पहले की हर तैयारी है और उसी के ये सारे संकेत हैं। चलिए अब हम इस पर भी नजर डालते हैं, ये जो ड्रिल चल रही है, क्या बड़ी बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं। बाल्टिक में रूसी शक्ति का प्रदर्शन और इसमें क्या क्या नजर आया है। बाल्टिक के कैलिनिनग्राड रीजन में रूसी वॉर ड्रिल की गई है। 15 जून तक चलने वाली ड्रिल में 3500 सैनिक हिस्सा लेंगे। 3500 सैनिक इसमें पूरी तरह से शामिल रहेंगे। 40 नेवी वेसल्स, 25 एयरक्राफ्ट ड्रिल का हिस्सा रहेंगे और ड्रिल में अपने सी बेस को बचाने का भी अभ्यास किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, इस ड्रिल का मकसद क्या है? बड़े युद्ध के लिए अपनी वॉर तैयारियों को जांचना, टेस्ट करना, पहली बात तो ये। और पश्चिम को सैन्य मोर्चे पर खुली चुनौती देना, एक चैलेंज भी लगातार वेस्टर्न कंट्रीज को देने की कोशिश की जा रही है। सिन्हा सर, वापस आप ही के पास आ रहा हूं। जो बात आप कह रहे थे नाटो के लिए, वही बात क्या रूस पे भी अप्लाई होगी? क्योंकि रूस तो ऑलरेडी प्रैक्टिस किया, वो तो युद्ध लड़ ही रहा है, सारा अभ्यास तो वहां चल ही रहा है, लेकिन ये पैरेलल जो ड्रिल है, वॉर ड्रिल है, इसका क्या अर्थ है? रवि, जो पैरेलल ड्रिल होता है, मैं बताना चाहता हूं कि जो लेटेस्ट करंट ऑपरेशनल प्लानिंग होता है उसकी एफिकेसी को यदि टेस्ट करना है कि क्या उसमें कुछ गैप्स हैं, वर्ड्स हैं, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, ये तभी पता चलेगा जब रिहर्सल होगा। फौज में हर एक चीज का रिहर्सल होता है, यदि डिनर नाइट भी होना है तो उसका भी रिहर्सल होता है। तो रिहर्सल करके आदमी, फौज में ही नहीं, हर इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो यदि रिहर्सल होता है तो उससे पता चल जाता है कि गैप्स कहाँ हैं, वर्ड्स कहाँ हैं, कहाँ मॉडिफाई करने की जरूरत है, कहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है उसको करने की जरूरत है।
तब वो फुल प्रूफ ऑपरेशन प्लान बनता है और सक्सेस के चांसेस फिर 90% के रेंज में बढ़ जाते हैं। ठीक सर, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें दर्शकों को। चेर्नोबिल जैसी तबाही मचाने की साजिश रची जा रही है। रूस पर यूक्रेन का सनसनीखेज आरोप। क्रीमिया में चेर्नोबिल जैसी साजिश की कोशिश है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने अटैक किया तो केमिकल लीक करने का प्लान है। खेरसोन के यूक्रेनी लीडर का बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। तो अब ये प्लान क्या है, अब इसे समझना होगा। क्या होगी चेर्नोबिल जैसी दुर्घटना और क्या ये साजिश रची जा रही है और यूक्रेन क्यों इस तरह सनसनीखेज आरोप लगा रहा है? खेरसोन की तरफ से, खेरसोन के अधिकारी हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक किया या इस तरह से जंग यहाँ शुरू हुई तो फिर लीक होना शुरू हो जाएगा। अब क्या लीक होगा, कैसे ये चेर्नोबिल जैसा हादसा होगा, या हादसा होगा या साजिश होगी, ये आइए बिग वॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। यूक्रेन के खेरसोन में प्रमुख अलेक्जेंडर प्रोकोदिन ने क्या कुछ कहा है। क्रीमिया के केमिकल प्लांट में साजिश रच रहा है रूस, ये कहा जा रहा है। क्रीमिया के टाइटन प्लांट में विस्फोटक लगा रहे हैं रशियन। पूरी साजिश में रूस के इंजीनियर शामिल हैं, ये भी कहा जा रहा है। यूक्रेन ने अटैक किया तो विस्फोट करने की तैयारी है। प्लांट में लीकेज से जानलेवा केमिकल फैलने की आशंका है। चेर्नोबिल जैसी गंभीर ये संकट हो सकता है जो पहले चेर्नोबिल का संकट सामने आया था। घोष सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। चेर्नोबिल पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी तबाही मचाई गई थी और अब ये केमिकल प्लांट पर अटैक, ये कितना आप गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने आरोप लगा दिया है कि रूस ये कॉन्स्पिरेसी रच रहा है कि अगर हमने अटैकिंग पोजीशन रखी क्रीमिया पर तो फिर हम लीक कर देंगे ये केमिकल इस प्लांट से। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, ये दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये जो चेर्नोबिल था वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, एक परमाणु रिएक्टर था जिससे जो रेडियोएक्टिविटी था वो चारों ओर फैल गया। वो फैला क्योंकि एटमॉस्फेयर, विंड और कई ऐसे चीज़ों से फैल गया। अभी अगर ये केमिकल प्लांट को मतलब नष्ट कर देते हैं तो इसका केमिकल्स जो है वो कैसे फैलेगा? एक तो मेरे ख्याल में अगर वो बाई एटमॉस्फेयर फैले और, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत एक सचदेव सर से लास्ट कमेंट सर, इन सब के बीच आईएईए का कोई रोल देख पा रहे हैं आप? आईएईए जो है वो इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं हो गया आईएईए? आपकी नजर डिफंक्ट तो नहीं हो गया आईएईए? कुछ ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब दोनों ही तरफ ठीक है मान ही नहीं रहे हैं उसका कहना, यानी कि उसके कहने का कहीं कोई असर नहीं है।